जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपका अभिवादन बनता है। तो मैं कोमल यादव, आप सभी का फेवरेट, आपके फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म परीक्षा समर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करते हैं। तो कैसे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। उम्मीद करें आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि हमारा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है और जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है। तो आप सभी सबसे पहले देख रहे हैं हमारे पीछे एक लोगो लगा हुआ है जिसका नाम है परीक्षा समर, अनलॉक योर पोटेंशियल। तो मेरे दोस्त, ये एक ऐसी संस्था है जो विशेषकर हिंदी भाषी छात्रों के लिए बनाया गया है। यानी आप यूं कहें कि ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा और युवतियां हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या जिनका पठन पाठ्यक्रम जो है वो हिंदी भाषा में है, उसके लिए विशेष रूप से ये संस्था कार्य कर रही है। और ये उन्हीं के लिए कुछ विशेष उपहार के साथ आपके पठन पाठन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आया है। तो मेरे दोस्त, चलिए मिशन की बात करते हैं। तो क्या है परीक्षा समर का मिशन और क्यों ये इतना आप सभी के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। तो मेरे दोस्त, परीक्षा समर एक ऐसी संस्था है जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो माध्यमिक बोर्ड का जो पैटर्न है, चाहे आप किसी भी कक्षा की बात कर लीजिए, 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की, उन सभी हिंदी भाषी छात्रों के लिए एक विशेष रूप से एक गुणवत्ता शिक्षक और के साथ जो है गुणवत्ता एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आपके सामने लाने का काम कर रही है। जैसे अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, यूं तो भारत में कई ऐसी संस्था है जो काम कर रही है, लेकिन वहां पे क्या है कि हिंदी भाषियों के लिए कुछ विशेष नहीं है। ज्यादातर उनका ध्यान अंग्रेजी माध्यम के छात्रों पे होता है। वहीं परीक्षा समर इसके विपरीत है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी सबसे लोकप्रिय भाषा है। तो इसलिए कि परीक्षा समर ने एक मिशन स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि हम हिंदी भाषी छात्रों को आगे बढ़ाएंगे, उनको टक्कर देंगे जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र होते हैं। हम भी 100% अंक दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और यह प्रयास कैसे होगा? हम एक से एक बेहतर शिक्षक के द्वारा उनका पठन पाठन का काम करेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ परीक्षा समर आपके समक्ष उपस्थित है। तो परीक्षा समर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परीक्षा समर की जो मुख्य उद्देश्य, एक तो यह है कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए विशेष कार्य कर रही है, दूसरा है कि निम्न शुल्कों पे कार्य कर रही है। यह सबसे बड़ी बात है। भाई, काम तो और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोचिंग की महंगी महंगी फीस, मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है कोचिंगों से। तो परीक्षा समर के दिमाग में एक बात आया कि हर वर्ग के बच्चे रहते हैं, चाहे वो किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में हो, हर तबके के लोग हैं। तो क्यों ना एक ऐसा कोर्स का एक डिजाइन किया जाए, क्यों ना एक ऐसा पठन पाठन का कार्यक्रम, एक स्ट्रक्चर पे एक ऐसी संरचना बनाई जाए जहां पे हर वर्ग को लाभ मिल सके। तो उनका पहला मिशन ये हुआ कि वो इकोनॉमिक फ्री करना चाह रहे थे। यानी इकोनॉमिक का जो बोझ है, जो आर्थिक बोझ है, वो आपके सर पे कम से कम डालना चाह रहे थे। यानी उन्होंने सोचा कि हम भारतवर्ष में सबसे निम्न शुल्क पर हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसी के पैटर्न पर, उसी तर्ज पर आपके सामने परीक्षा समर उपस्थित है। और परीक्षा समर का वादा है, सबसे निम्न शुल्क पर, सबसे कम फीस पर हम आपको सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा देंगे। यह है परीक्षा समर का वादा। परीक्षा समर का वादा, सबसे कम फीस पर, सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, तो ये हमारा कंपनी का उद्देश्य है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज ये पहली क्लास हो रही है और ये कक्षा 10 के लिए क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कोमल यादव है और मैं आपको यहां पे गणित पढ़ाने वाला हूं। जी हां, गणित के आपके साथ हम चलेंगे और गणित का डर
हम छू मंत्र कर देंगे, क्योंकि गणित में हर बच्चों को डर लगता है। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका भाई आ गया है, भाई खड़ा सरकार से बड़ा। तो आप बिल्कुल भी ना डरें और बेहिचक होके अपने भाई के साथ गणित सीखने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो शुरुआत करें। तो आपसे 2-4 बातें मेरी गुजारिश है। जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी अपना काम ईमानदारी पूर्वक करूंगा और आप भी अपना काम ईमानदारी पूर्वक कीजिए, तब मजा आएगा। क्योंकि ये बातें मान और सम्मान की है। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप हमें प्यार दें, आप हमसे प्यार लें। हम आपको बेहतर पढ़ाएं, आप भी हमारे लिए छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं जो आपके बस में है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले जैसे ये वीडियो आपके सामने जाए, जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे कि परीक्षा समर के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहला काम। इससे क्या होगा कि आप हमारे परीक्षा समर के सदस्य बन जाएंगे। हाँ, क्लियर है बात। और जब आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं तो उसके बगल में एक घंटी की भी चित्र बना हुआ होता है, उस घंटी को भी दबा देना है। यानी उससे क्या होगा कि जब, जैसे ये वीडियो तो रिकॉर्डिंग जा रही है, जब आपकी क्लास लाइव जाएगी यूट्यूब पे, तो सबसे पहले जैसे हम लाइव आने वाले रहेंगे उससे आधा घंटा पहले आपके मोबाइल पे घंटी बज जाएगी। हाँ भैया जी, गणित वाला मास्टर आने वाला है, आपका फेवरेट भाई कोमल यादव। और आप फटाफट कॉपी कलम लेके और बस सामने से फेस टू फेस बैठ के पढ़ना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे, आप परीक्षा समर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी जरूर दबा देंगे। काम नंबर 2, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जैसे आपने वीडियो देखना शुरू किया, आपको मजा आ रहा है, तो उसी वक्त आपके कांटेक्ट में, आपके संपर्क में जितने भी आपके यार मित्र हैं, छोटका भाई, छोटकी बहन, मंजली बहन, संजली बहन, जितने भी हैं आपके आस पड़ोस के, चिंटू, मिंटू, पिंटू, रीना, मीना, सुनीता, सब सारे सखी सहेली को इस वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे कि आओ भैया, कोई ऐसा भी मास्टर आया है जो बिल्कुल कम पैसे में, ना के बराबर फ्री में, समझ लो कि आपको बेहतर गणित सिखाने का काम कर रहा है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। अच्छा, जब वीडियो शेयर करेंगे, आपको मजा आ रहा है, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भाई को एक लाइक तो दे सकते हैं? तो आपको लाइक बटन पे जरूर हिट कर देना है और प्यारे प्यारे कमेंट लिखते जाना है कि हाँ जी मजा आ रहा है भैया, बहुत बढ़िया, शानदार। और आपके जो भी सुझाव और शिकायत होंगे वो भी लिखना। अगर आपको कुछ कमी लग रही है आप वो भी बताएंगे कि भैया ये भी पढ़ा दो सर, ये भी पढ़ा दो सर, वो भी पढ़ा दो। सब कुछ हम आपके हिसाब से करते चले जाएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे पूरे एक एक वीडियो आपकी मिले, एक एक वीडियो कहां मिलेगी, अभी YouTube पे सारी क्लास तो होएगी नहीं, तो सर ये एक एक क्लासेस कहां मिलेगी? उसके लिए आपको बस इतना सा काम करना है। सारे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, आप जाके गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे परीक्षा समर आपको टाइप करना है, PARIKSHASAMAR, परीक्षा समर। और आपको जब ये टाइप करेंगे तो ये वाला जो फोटो देख रहे हैं, ये लोगो वाला फोटो आपको दिख जाएगा और उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, आपसे वो अपना मोबाइल नंबर आपका पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपका जीमेल आईडी अकाउंट, ईमेल आईडी अकाउंट पूछेगा, आपको ये सारी जानकारी भर देना है। और जैसे भरेंगे आपको पूरा परीक्षा समर क्या क्या कोर्स कराती है, कितने पैसे में कराती है, कैसे कैसे क्लास होगी, कितने क्लास में आपके पूरे कोर्स कंप्लीट होंगे, कितने बजे क्लास होगी, कब लंबी लंबी क्लास आएगी, कब एमसीक्यू की आपकी क्लास होगी, सारी जानकारी रहेगी। ऐसे में अपने टेक्निकल टीम को बोल के इस परीक्षा समर के एप्लीकेशन का लिंक हम आपके इस वीडियो के नीचे लिंक में डलवा दूंगा। ठीक है, पिन करवा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट वहां से परीक्षा समर के एप्लीकेशन पे जा सके। आप अपने हिसाब से, आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिस कोर्स आप तैयारी कर रहे हैं, उस कोर्स के लिए आप निम्न शुल्क पे आप वहां से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी 5 सितंबर तक बम्पर ऑफर चल रहा है भाई साहब, बम्पर। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे कोई बंदा, कैसे कोई कंपनी
इतने कम पैसों में सारे विषय पढ़ा सकती है, और वो भी इस इतने बेहतर अनुभवी और गुणवत्ता शिक्षकों के द्वारा, है ना। तो चले मेरे दोस्त, ये सारी बात तो थी हमारी इंफॉर्मेशन कि कैसे कहां से परचेज करें, क्या कहां से क्या मिलेगा, ये सारी बात मैंने आपको बता दिया। तो चलिए सबसे पहले एक बार फिर से आप वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, तो याद रहे आपको अपना काम, मैं अपने लिए ईमानदार हूं, मैं आपके लिए भी ईमानदार हूं, तो आप भी अपना काम ईमानदारी से करते चलें। तो आज मैं पहली क्लास लेने जा रहा हूं कक्षा 10 के लिए, और हमारा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे लोग शुरुआत से जुड़ेंगे भाई साहब। चलिए जी, पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो पहला टॉपिक है मेरे दोस्त नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं मेरे भाई? संख्या पद्धति। चलिए, बिल्कुल जीरो से ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ये मान के चलेंगे आपको कुछ भी नहीं आता है। अब आप कहेंगे सर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि संख्या के बारे में जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार यकीन दिला दूंगा कि गणित कुछ अलग नहीं है, आपके जीवन का अहम हिस्सा है। यानी यूं आप कह लो कि गणित ही जीवन है और जीवन ही गणित है। गणित की हर एक घटना आपको जीवन के घटना की याद दिलाएगी, और जीवन की हर एक घटना आपको गणित सिखाने का काम करेंगी। अब देखो जी, ये नंबर को ही ले लो जी। आप बताइए कि नंबर के बिना आपका, हमारा, पूरी देश का, दुनिया का, समाज का जीवन अधूरा है कि नहीं है? अब बताओ नंबर का इस्तेमाल क्या है, कहां कहां नंबर का इस्तेमाल करते हैं? आप कहोगे सर जी कुछ भी बताने के लिए नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं बताता हूं मैं कितने साल का हो गया, तो आप कहोगे सर जी इसके लिए भी नंबर चाहिए, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 50 साल का, 30 साल का नंबर चाहिए। हाँ जी, आजकल आपको पता है जी नंबर मिलेगा क्या? आपका है नंबर मिलेगा, किसका है? नंबर चाहिए इसको, नंबर। हाँ जी सर सही बोल रहे हो, मोबाइल नंबर चाहिए। तो मोबाइल भी 10 नंबर होते हैं, तो वहां भी नंबर का, मतलब आप बिना नंबर के चल ही नहीं सकते। आपको मार्केट में समोसे खरीदने हैं, उसमें भी पैसे लगेंगे, वो भी नंबर्स में आएंगे, 5, 10, 15, 20। तो कहने का मेरा मतलब है कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति एक ऐसी चीज है जिसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि संख्या को प्रदर्शित करते हैं। और इसका प्रदर्शन करने का कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हम सिंबल के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मुझे दो चीजों को दिखाना है, तो आप कहेंगे सर आप ऐसे भी दिखा सकते हो। मैं कहूंगा भाई ये कितने हैं भाई? आप कहोगे सर ये तो 2 है, तो यहां भी नंबर्स है। सिंबल से भी दिखा सकते हैं, आप इसे फिगर के थ्रू दिखा सकते हैं, आप इसे संख्या के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जहां हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं, जिस सिस्टम के तहत, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि भाई कुछ तो भाई सिस्टम एक बना होगा कि संख्या, कौन संख्या कहां रहेगी, पहले कौन आएगी, बाद कौन आएगी, पीछे कौन जाएगा, आगे कौन आएगा, ये पूरी एक सिस्टम है, एक पद्धति है। तो जिस पद्धति में हम संख्या को निरूपित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है जी। अब जब संख्या पद्धति की बात आएगी मेरे दोस्त, तो सबसे पहला नाम आएगा प्राकृत संख्या का। किसका नाम आएगा मेरे भाई? प्राकृत संख्या का, यानी कि नेचुरल नंबर का। तो आपको पहला हेडिंग लगा लेना नेचुरल नंबर, है ना। यानी हम आपको सारी बात समझाएंगे, सारी बात। यूं तो देखो, यूं तो संख्या पद्धति में 2 तरह के संख्या बनते हैं, 2 तरह के संख्या बनते हैं। पहले तो आप ये समझ लो, उसके बाद हम बात करेंगे। 2 तरह के संख्या बनते हैं। पहली संख्या कौन सी होती है? ये होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, है ना जी। पहली कौन सी होती है मेरे भाई? वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे भाई रियल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है जी। और दूसरी होती है मेरे दोस्त, दूसरी होती है मेरे भाई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या,
काल्पनिक संख्या, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। अब संख्या दो ही तरह की होती है, एक तो होती है रियल नंबर, रियल का मतलब आपको पता है वास्तविक, है ना, और एक होती है अवास्तविक, काल्पनिक, इमेजिनरी, जिसे आप कल्पना कर सकते हो, सिर्फ कल्पना, ख्वाबों में सोच सकते हो, है, बहुत चीजें सपने में देखते हो ना, तो जो सपना में आप देखते हो वो काल्पनिक है, और जो रियल में है जिसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो, वो क्या है? वास्तविक। तो दो तरह की संख्या होती है, एक रियल और एक काल्पनिक, यानी एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो जो आपके सिलेबस में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है मेरे दोस्त, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, काल्पनिक संख्या के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको सिर्फ अध्ययन करना है वास्तविक संख्या की, यानी कि रियल नंबर की। शुरुआत करते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब रियल नंबर में क्या क्या होगा, अब इस बात को देखते हैं। तो चलिए जी, रियल नंबर में क्या क्या चीजें आएगी, हम एक एक करके आपको डिस्कस करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर है ना, जिसे मैंने क्या बोला जी? वास्तविक संख्या। इसे मैंने क्या बोला आपको? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर वास्तविक संख्या, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम आएगा इसमें प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या क्या होगी जी? प्राकृत संख्या, अब देखिए प्राकृत संख्या क्या होगी, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं डियर? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब आप समझेंगे नेचुरल नंबर क्या हुआ? गिनती की संख्या, जिसे आप गिन सकते हैं, जिसे आप बचपन में गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है मेरे दोस्त? गिनती की संख्या है। तो जो गिनती की संख्या है मेरे भाई, उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या आप लिख लेंगे मेरे भाई, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। अब एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया है ना, गिनती करने के लिए जो भिन्न भिन्न तरीके के जो नंबर्स का इस्तेमाल होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण में समझिएगा, अगर मैं उदाहरण दूं, अगर मैं उदाहरण दूं, एग्जाम्पल दूं, तो जैसे आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, इस तरह से चलते रहेगी, और ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, अनंत, इन्फिनाइट तक जाएगी, इन्फिनाइट तक जाएगी, है ना, ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो ये कैसी संख्या होगी जी? प्राकृत संख्या होगी। क्या आपको प्राकृत संख्या में कोई दिक्कत? बता दीजिए किसी भी बच्चे को, और जहां नहीं समझेंगे वहां बोलेंगे सर जी दोबारा, तिबारा, चौबारा। और अगर समझ गए तो भैया जी लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? पहली बात क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर ये तो पहले से भी जानता था, और पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है मेरे दोस्त पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे बोलते हैं होल नंबर। जिसे क्या बोलते हैं जी? होल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। इसे बोलते हैं बच्चा होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या है जी? तो गिनती की संख्या, गिनती की संख्या कहां शुरू होती है जी? 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। लेकिन गिनती की संख्या जो 0 से शुरू हो, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या
है भाई, जो शून्य से शुरू हो, जो शून्य से यानी कि जीरो से शुरू हो, जीरो से शुरू हो, ठीक है जी, वो क्या कहलाती है भाई साहब? वो कहलाती है पूर्ण संख्या। वो क्या कहलाती है मेरे भाई? पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। एक एक बात हम आपको लिखा भी देंगे, सुना भी देंगे और समझा भी देंगे। गिनती की संख्या जो शून्य से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी एग्जाम्पल में अगर मुझे लिखना होगा, उदाहरण में अगर मैं बात करूं, उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2, बाकी जो आप प्राकृत संख्या था 4 5, इस तरह से कहां तक जाएगी जी? इन्फिनाइट तक चली जाएगी, इन्फिनाइट तक जाएगी। कहां तक जाएगी मेरे दोस्त? इन्फिनाइट तक जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? क्लियर है? कोई समस्या? आपने कहा मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इसे हम होल नंबर कहते हैं। आगे चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं अगले बात पे। तीसरा आता है पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या है मेरे दोस्त? इसे इंटीजर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंटीजर, इंटीजर्स, पूर्णांक। अब ये क्या है भाई साहब? अब ये क्या है भैया जी बताना। अब आपने कहा सर जी मैंने दो बात तो सीख ली कि पहली बात मैंने क्या बोला? संख्याएं दो तरह की होती है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो काल्पनिक आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि वो ख्वाबों की बात है। वो जब आप बड़े होंगे तब आप सपने देखेंगे, तब जानेंगे काल्पनिक संख्या के बारे में। फिलहाल अभी आपको जानना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। उसके बाद मैंने पढ़ाया पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स। तो मेरे दोस्त ये दो तरीके का होता है। इंटीजर्स कितने तरीके के होते हैं मेरे भाई? दो तरीके के होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। एक होता है ऋण पूर्णांक। इसे आप धनात्मक भी बोल सकते हैं और ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक होता है मेरे भाई नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है जी। अब ये क्या होगा जी? अब ये क्या होगा? तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया नेचुरल नंबर। तो संख्या दो तरीके की होती है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं यानी कि प्लस वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको, देखिए जैसे मैं आपको ये एक लाइन ले लिया और इस पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझिएगा बात को। मैं जीरो से शुरुआत करता हूं। अब यहां पे देखिए ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, ऐसे से करके चीजें आगे बढ़ेगी। ठीक है। अब जब इधर आएंगे, ऋण का मतलब नेगेटिव, तो इधर जब आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेगी। अच्छा अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो ये कहां तक जाएगा भाई? तो आप कहेंगे सर जी ये जाएगा प्लस इनफिनाइट यानी कि अनंत तक। ये कहां तक जाएगा भाई साहब? अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है जी। और अगर मैं इधर भी बढ़ाऊं तो ये कहां तक जाएगा जी? माइनस में, तो माइनस अनंत तक जाएगा, यानी ये जाएगा अनंत। ठीक है, ये जाएगी अनंत तक। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पे दो तरह के नंबर हैं। एक तो निगेटिव में जा रहा है, माइनस में जा रहा है मेरे दोस्त, और एक जा रहा है पॉजिटिव में यानी कि धनात्मक की तरफ में दिशा में जा रहा है। तो ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो आप देख रहे हैं, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सारे क्या हैं? यही सारे कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक ये क्या कहलाते हैं मेरे भाई? ये कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझ में आ रही है? और ये जो आप देख रहे हैं प्लस वाले जो देख रहे हैं गिनती की संख्या,
यानी कि माइनस में जब आप गिनना शुरू करेंगे, अनंत तक जाएंगे, तो क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जबकि प्लस में जब आप गिनती करेंगे 1 से शुरू, और जब आप कहां जाएंगे जी, प्लस इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक जाएंगे, तो ये कहलाता है मेरे दोस्त धनात्मक पूर्णांक। ये क्या कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक। ये कहलाता है आपका धनात्मक पूर्णांक। 1 मिनट, धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, ये आपका कहलाता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब आप कहोगे भैया सब बात तो समझ गया कि -1 से लेके -इन्फिनाइट तक ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, +1 से लेके +इन्फिनाइट तक ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो फिर ये बता दो कि जीरो क्या है। फिर आप कहोगे कि ये बता दो फिर ये जीरो क्या है। तो आप ये जान लो मेरे दोस्त कि ये जो जीरो देख रहे हैं मेरे लाडलो, ये जो जीरो देख रहे हैं, ये जीरो उदासीन होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये जीरो जो है ना, ये क्या होता है मेरे भाई, न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। ये ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। ये क्या है, उदासीन है। ये क्या है, उदासीन है। बात आपको समझ में आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब आप कहोगे हाँ जी सर, बात समझ में आई। यहां तक कोई बात है? ये पूरी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको इसके एप्लीकेशन बताता हूं कि क्या होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने 3 चीज पढ़ाया। मैंने पढ़ाया इंटीजर्स, मैंने आपको इंटीजर्स पढ़ाया, मैंने आपको होल नंबर्स पढ़ाया, मैंने आपको नेचुरल नंबर पढ़ाया। अब तीनों की बात कर लेते हैं बारी बारी से। अब आप देखिए, 2 बातें मैं यहां पे करता हूं, 2 बातें। क्या क्या? 2 बातें मैं यहां पे करता हूं। अब क्या क्या आप इसे समझना, ध्यान समझना, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको बस बातें समझनी है। 2 बातें समझनी है, ठीक है? चलिए, एक तरफ अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, अभी मैं बात कर रहा हूं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं 2 नेचुरल नंबर ले लूं, यानी एक संख्या इधर ले लूं नेचुरल, और 2 संख्या मैंने नेचुरल ले लिया, 1 और 2, इन दोनों का सम क्या होता है, तो ये आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर मैं लिखूं यहां पे, मैंने कहा कि गिनती की संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। किसकी बात हो रही है, प्राकृत की बात हो रही है, प्राकृत संख्या की बात हो रही है भाई साहब। इस बात को आप नोट कर ले। अब संख्या बार बार नहीं लिखेंगे, 100 अनुस्वार में देके शून्य लगा देंगे छोटा, उतनी ज्यादा इज्जत भी नहीं देनी है इसको, है तो कम लिखेंगे और ज्यादा समझेंगे। हमने कहा 2 नेचुरल नंबर है, जिसे मैंने कहा 1 + 5 क्या होगा बच्चा, आपने कहा 6। हमने कहा 2 + 7 क्या होगा जी, 9। हमने कहा जी 8 + 13 क्या होगा जी, 21 होगा कि नहीं होगा। हमने कहा जी 15 + 14 कितना होगा जी, 29। आपने देखा कि जब एक प्राकृत संख्याओं को दूसरे प्राकृत संख्या से जोड़ते हैं, जब ऐड करते हैं मेरे दोस्त, तो इसका रिजल्ट क्या होता है सर, इसका जो परिणाम होता है, इसका जो परिणाम होता है, हमेशा परिणाम हमेशा धनात्मक होता है। हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, धनात्मक होता है। ये आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। आप देख रहे हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, दोनों नेचुरल नंबर है, जब भी आप 2 नेचुरल नंबर को, 2 प्राकृत संख्या को आपस में ऐड करेंगे, तो उसका जो परिणाम होगा, ये क्या है, ये परिणाम है। इसका जो परिणाम होगा मेरे दोस्त, ये क्या है भाई साहब, परिणाम है। ये परिणाम हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होगा। क्लियर है? अच्छा जी, इसके विपरीत आपको समझना है, जब 2 संख्या को, जब 2 प्राकृत संख्या को आपस में घटाया जाता है, माइनस किया जाता है, तो क्या होगा जी, तो ये भी देख लीजिए। 2 संख्या मैंने ले लिया 1 और 2, 2 संख्या मैंने ले लिया 1 और 2, 1 और 2, जब पहली 2 में दूसरी घटेगी मेरे दोस्त, तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा,
अब एक झलक आप इस पे देख लीजिए, इसका परिणाम क्या होता है। ये बात हो रही है नेचुरल नंबर की, और ये आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये आपसे पूछा जा सकता है कि दो प्राकृतिक संख्या का योगफल हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये इस तरह के वस्तुनिष्ठ सवाल आपसे पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, मैं एक एक छोटी छोटी बात आपसे शेयर करते हुए चल रहा हूं ताकि मेरा बच्चा 100% अंक लाने में सक्षम है रहे। ठीक है, चलेंगे। अब मैंने कहा जी, जिसे मान लिया, मैंने कहा जी 5 में से 4 घटा दो, तो आपने कहा सर परिणाम 1 होगा। हमने कहा जी 10 में से 3 घटा दो, आपने कहा परिणाम 7 होगा। हमने कहा जी 25 में से 12 घटा दो, आपने कहा जी परिणाम 13 होगा। हमने कहा जी 4 में से 9 घटा दो, अब आप कहोगे सर जी -5 आएगा। हमने कहा जी 7 में से 15 घटा दो, आप कहोगे सर जी -8 आएगा, -8 आएगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब इसके परिणाम पे आपने नजर डाला तो चीजें बदल चुकी थी। ये परिणाम क्या है सर, ये धनात्मक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे तो प्लस हैं, ये सारे तो प्लस हैं, लेकिन सर ये ऋणात्मक भी तो हो रहा है। इसका मतलब है दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर यानी कि घटाव हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा, दोनों होगा। यानी कि इसका परिणाम धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है, कोई समस्या? तो भाई यहां तक अगर कोई समस्या नहीं है तो अब आप कर क्या रहे हो, हैं? लाइक शेयर कौन करेगा? अरे फटाफट शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, और जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे दोस्त, साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चलेंगे जी। आपने कहा सर जी यहां तक तो मामला ओके है। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं होल नंबर का क्या होता है, अगर होल नंबर के परिणाम की बात करूं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में भी ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का भी आप आकलन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पूर्ण संख्या के बारे में क्या कहना है, तो पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में देखिए, जब आप दो नंबर लेंगे 1 और 2, पूर्ण संख्या का मतलब क्या है कि उसमें 0 से शुरू होती है गिनती की, उसमें गिनती 0 से शुरू होती है। बोलो हाँ या ना? आपने कहा हाँ जी सर। तो हमने कहा जी 1 + 5 जी 6, ये परिणाम है, इधर ये क्या है, हमारा परिणाम है। आपने कहा हाँ जी सर। हमने कहा जी 3 + 0, आपने कहा 3 होगा। 0 + 15, आपने कहा 15 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके जो परिणाम होते हैं ये हमेशा धनात्मक होता है, ये हमेशा धनात्मक होता है। बोलो हाँ या ना? ये क्या होता है जी, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है। इस बात को आप समझ गए? बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसी तरह से जब हम एक में से दूसरी संख्या को घटाएंगे, होल नंबर की बात चल रही है, होल नंबर की बात, तो इसका जो परिणाम होगा ये जस्ट लाइक दोनों का परिणाम एक समान होता है। किसका जी? पूर्ण संख्या का और प्राकृत संख्या का। आप कहोगे सर 3 में से 2 घटा दो, 1 बचेगा। 7 में से 4 घटा दो, 3 बचेगा। 0 में से 5 घटा दो, -5 बचेगा। 0 में से 2 घटा दो, -2 बचेगा। अब आप बताओ कि यहाँ पे जो आप परिणाम देख रहे हैं ये क्या है? ये आप कहेंगे सर धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों है। चूंकि ये वैल्यू प्लस में है और ये दो वैल्यू माइनस में है, तो आप कहेंगे धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है ना मेरे भाई? इस बात को आप याद रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है मेरे लाडलो? कहीं कोई दिक्कत? तो अब आप समझ गए
प्राकृत संख्या गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या जो शुरुआत 0 से होती है, जो 0 से शुरुआत होती है। और वहीं पे इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मतलब है, यानी कि पूर्णांक का मतलब है मेरे दोस्त, जिसमें धनात्मक भी संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या भी होगी और जीरो भी इंक्लूड होगी, जीरो शून्य भी इंक्लूड होगा। यानी अगर मैं बात करूं, आप यहां समझ रहे हैं, इधर से आ जाइए, ये देख रहे हैं पूर्णांक क्या है, इसमें आपकी ऋणात्मक पूर्णांक भी है, यानी निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर आते हैं, और जीरो जीरो भी इसमें शामिल होता है। ये बेसिकली फर्क है सब में, तीनों में। मैंने आपको एक एक बात डिटेल में बता दिया। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? चलें आगे। अब आते हैं आगे। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बार बार गुजारिश है कि आप अभी ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और आज ही आप हमारे परीक्षा समर के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें, ताकि आपको विशेष उपहार का मौका मिल सके। ठीक है, चलेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। यहां से अगले सवाल पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, चलेंगे नेक्स्ट। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि भिन्न क्या होता है? क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा भिन्न क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। कौन बच्चा बताएगा भिन्न का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? तभी एक बच्चे ने कहा सर जी मैं बताऊंगा। हाँ जी भाई, बोलना भाई। कहा जी भिन्न का मतलब ये होता है वो सभी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जाता है ना, और जिसमें Q का मान 0 नहीं हो सकता, यही वाली बात है, यही बोलते हैं वो सभी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जाता है और जिसका Q का मान 0 नहीं होता, वो सभी क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती हैं। अब ये एक बच्चे ने कहा सर P और Q क्या है? तो मेरी बात को सुनना मेरे लाडलो, P और Q क्या है इस बात को सुनना आप ध्यान से। P जो है इसे बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अंश। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे न्यूमरेटर, NR से डिनोट करते हैं। Q का मतलब क्या है मेरे भाई? इसे बोलते हैं हर। आपने पढ़ा है अंश बटे हर, अंश बटा हर को ही भिन्न बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं लाडलो डिनोमिनेटर। DNR से डिनोट करते हैं, डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। क्लियर है मेरे दोस्त? तो अब आप समझ गए। अगर मैं उदाहरण दूं तो आप कहेंगे सर जी जैसे 3/4, 11/5, 13/9 है ना, 7/15 इत्यादि। ये सभी क्या है मेरे दोस्त? ये सभी क्या है मेरे भाई? ये सभी एक भिन्न है, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताना मेरे भाई 3/0 क्या ये फ्रैक्शन है? क्या ये भिन्न है? बताओ, क्या ये एक भिन्न है? आप कहोगे सर जी बिल्कुल नहीं है। क्या ये एक भिन्न है? आपने कहा नहीं सर जी ये कैसे भिन्न हो सकता है? क्यों नहीं भिन्न है मेरे भाई? क्योंकि सर जी आपने अभी समझाया है कि जिसमें Q का मान 0 नहीं हो सकता है। सर जी यहाँ तो Q का मान यानी हर का मान 0 है, इसलिए कि ये एक भिन्न नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर मेरे दोस्त? ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना।
यानी आप यूं समझ लो, आप इसे अपनी भाषा में भी समझ लो, ठीक है। कैसे जी? आप इसे ऐसे भी समझ लो, भिन्न का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो मेरे भाई, भिन्न का मतलब है संपूर्ण भाग का, संपूर्ण भाग का, संपूर्ण भाग का कुछ हिस्सा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, संपूर्ण भाग का कुछ हिस्सा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा एक, ये पूरा है, अगर मैं उसके टुकड़े कर दूं, जैसे मान लो जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, समझो, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं, आप समझना ध्यान से। देखो जी, मैं आपको फ्रैक्शन को एकदम तगड़े तरीके से बता रहा हूं। जैसे ये पूरा है, जैसे पूरे है, अब इसके मैं 4 टुकड़े कर दूं, अब मैं इसके 4 टुकड़े कर देता हूं, आप समझना। देखो अभी आपको मैं कैसे समझाता हूं। कलर चेंज कर लेने दीजिए पहले। इसके 4 टुकड़े करते हैं, 4 टुकड़े हो गए। अब देखिए, ये एक पूरा था, ये एक पूरा है ना, ये पूरा है, और अब मैंने इसके टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए। 1 2 3 4 टुकड़े कर दिए। अगर मैं इनमें से, मान लो ये पिज्जा है, पिज्जा तो खाते हो ना भाई, हैं? पिज्जा तो बहुत पसंद होगा आप लोग को। अगर मान लो ये एक पिज्जा है, पूरा पिज्जा है, और आपके पास कोई एक और साथी आ गया, बोला भाई क्या खा रहे हो, हमें भी तो खिला दो। आपने कहा ठीक है भैया, एक टुकड़ा ले लो। तो जैसे मैं बात करूं, एक टुकड़े की मैं बात करूं, आपने एक टुकड़ा उन्हें दे दिया, आपने उन्हें एक टुकड़ा दे दिया, मान लो ये टुकड़ा दे दिया आपने, ये टुकड़ा आपने उन्हें दे दिया। अब आप बताओ टोटल कितने टुकड़े दे जी? आपने कहा सर जी 4 टुकड़ा मैंने किया था। अब अगर आपने एक टुकड़े उन्हें दे दिए, तो अब आपके पास कितने पिज्जे बच जाएंगे जी? अब आप कहेंगे सर जी 4 में से एक मैंने उन्हें दे दिया, 4 में से एक मैंने उन्हें दे दिया, तो अब आपने इस 4 में से एक दे दिया, यानी 1/4, टोटल 4 थे, उसमें से एक टुकड़ा आपने दे दिया। तो यही क्या हो गया? जैसे किसी भी पूर्ण चीज को जैसे आप टुकड़ों में बांटते हो, तो मेरे लाडलो वही होता है फ्रैक्शन, वही होता है फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? वही क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। यहां तक आपको क्लियर? तो 4 में से एक टुकड़ा दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग यानी कि शेष क्या बचा? रिमेनिंग। तो आप कहेंगे सर शेष जो मेरे पास बचा वो 3 टुकड़ा बचा है, कितना में से? 4 में से। तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है मेरे भाई, और ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को आप समझ गए होंगे। संपूर्ण भाग का कुछ हिस्सा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। बाकी डिटेल में मैंने आपको बोल दिया कि वो संख्या। अच्छा, इसी भिन्न को हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं। इसी भिन्न को हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं। अब कैसे समझना? तो अभी जो मैंने आपको बताया, ये भिन्न की तो परिभाषा है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये रेशनल नंबर का भी परिभाषा है। यानी इसी बात को जो भिन्न की परिभाषा है, वही परिभाषा रेशनल नंबर की है, यानी कि परिमेय संख्या। अब आपने पढ़ा तो होगा, तो अब आप अगले स्लाइड लगा लो। तो सेम बातें हैं, यानी कि इसी बात को हम कहते हैं, इसी बात को यानी कि भिन्न को ही हम बोलते हैं, भिन्न की परिभाषा जो होती है, भिन्न की परिभाषा क्या कहलाती है? भिन्न की परिभाषा क्या कहलाती है मेरे दोस्त? रेशनल नंबर कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? परिमेय संख्या। यानी कि भिन्न की परिभाषा, परिमेय संख्या की परिभाषा दोनों एक ही है,
परिभाषा एक ही होती है मेरे दोस्त, परिभाषा एक ही है, एक ही होती है। यानी कि जो भी p बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, यानी परिमेय संख्या किसे कहेंगे, p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में होती है, p बाई क्यू के रूप में होती है, ठीक है, जहां पे q बराबर 0 नहीं होता, जहां q बराबर 0 नहीं होता, ये परिमेय संख्या है। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये बात समझ में आई आपको? बता दो हाँ या ना, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फटाफट बता दो जल्दी से, फटाफट। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? चलिए, जब अब आप ये समझ गए, यानी कि जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी इसी को परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये भी आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। इसे क्या बोलते हैं जी, रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है मेरे भाई? और जिस तरह से परिमेय संख्या होती है, इसी तरह से मेरे लाडलो अपरिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या, यानी इसे कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो देखो दोनों उल्टा होता है, इरेशनल और रेशनल, परिमेय और अपरिमेय। तो इसको क्या, इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ये सब की मैं आपको PDF डलवा दूंगा ताकि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास चला जाए, ठीक है। जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल समझना मेरी बात को, जैसे √7, √13, आप ये भी कह सकते हो रूट वाली जितनी भी संख्या है जो परफेक्ट रूट नहीं है, मतलब कि जो संख्या कहां रहती है, रूट में रहती है, वर्गमूल जिसका ना निकाल पाए, पूरा पूरा वर्गमूल जिसका ना निकले, वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात क्लियर हो गया? तो आपने पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, आपने होल नंबर पढ़ लिया, आपने इंटीजर्स के बारे में जान लिया, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ जान लिया, आपने फ्रैक्शन के बारे में जान लिया, आपने परिमेय, आपने अपरिमेय के बारे में सीख लिया। अब आगे चलते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम लोग आ जाते हैं भाज्य संख्या। अब किसकी बात करेंगे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। अब ये क्या है मेरे दोस्त, समझिए, भाज्य संख्या, जो संख्या एक के अलावे दो या दो से अधिक से विभाजित हो, दो या दो से अधिक संख्या से विभाजित हो, अधिक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसी संख्या जो एक के अलावे, एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, एक तो सबको काटता है, एक से सारी संख्या में भाग लगती है, लेकिन एक के अलावे
कम से कम 2 और होने चाहिए या उससे ज्यादा संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल में दूं, जैसे मैंने लिखा 4। अब देखो 4 1 से तो कटेगी, 1 से तो कटेगी, लेकिन ये संख्या 2 से भी कटती है, ये संख्या 4 से भी कटती है। तो एक के अलावे कम से कम दो और मोर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा, 2 से अधिक संख्या, है ना। जैसे अभी देखो, अगर मैं 4 की बात करूं तो 1 से तो कटेगा, इसके अलावे 2 संख्या और है, 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है, इसलिए कि 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है? एक भाज्य संख्या। ये क्या है मेरे दोस्त? भाज्य संख्या है ना, ये भाज्य संख्या है। जैसे लिख लो 8। अब देखो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है। ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर है मेरे लाडलो? यहां तक कोई समस्या किसी को भी? आप कहेंगे ना जी भैया कोई समस्या नहीं। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर करो भैया जी, फटाफट। रुकना नहीं है मेरे दोस्त, फटाफट शेयर और लाइक करते रहना है ना। आगे बढ़ेंगे। अब ये आप समझ गए भाज्य संख्या। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। जब भाज्य आ गई तो लगे हाथ हम अभाज्य भी पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है जी? अभाज्य संख्या बोलते हैं मेरे दोस्त प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्राइम नंबर। अंग्रेजी में कहते हैं मेरे दोस्त प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ठीक है मेरे भाई। अब देखो जी प्राइम नंबर क्या होगा, इसकी क्या परिभाषा होगी जी? आज हम सिर्फ नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी संख्या होती है, कैसे कैसे होती है, सारी बात नंबर्स के बारे में हो रही है। अभाज्य संख्या। अब आप कहोगे सर जो केवल एक और अपने स्वयं से, अपने का मतलब स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। और जिसके केवल कम से कम, बहुत ध्यान की बात है, मैं अभी बताऊंगा ये कितने मजे की बात है। इसमें एक बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन छुपा हुआ है, जिसमें केवल कम से कम और अधिक से अधिक, कम से कम और अधिक से अधिक। केवल को हटा लीजिए, केवल जरूरी नहीं लगाना। जिसके कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, यानी कि 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब जो गुना में खंड होता हो, जिसके 2 गुणनखंड हो। अब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आपने कहा सर कि ये बात तो यहां भी खत्म हो जाती, आपने यहीं तक खत्म हो जाती, आपने इसके आगे क्यों बढ़ाया इस बात को? तो इस बात में एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, वो मैं अब आपको बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे मैंने कहा जो केवल एक और अपने यानी कि स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 केवल 2 ही नंबर से कटेगा, 1 और 2 से कटेगा। मैंने कहा 3 केवल 1 और 3 से कटेगा। हमने कहा 5 1 और 5 से कटेगा। ये सभी संख्या क्या है? ये सभी संख्या क्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या है मेरे दोस्त? अभाज्य संख्या है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तब आप कहोगे सर जी इसका मतलब जरा बताया नहीं आपने। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं केवल ऊपर की बात लिख देता
कि जो केवल और अपने स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि एक जो है एक, क्या ये भाज्य संख्या है? क्या ये अभाज्य संख्या है? क्या ये अभाज्य संख्या है? बताओ, बोलो मेरे दोस्त, क्या ये अभाज्य संख्या है? आपका उत्तर होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे, बहुत बच्चे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या एक एक प्राइम नंबर है? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ जी सर। देखो, अगर तुम इतना सा उदाहरण एग्जांपल इसका पढ़ता परिभाषा कि जो केवल एक से और अपने से विभाजित हो, उन बच्चों का जवाब होगा, वो बच्चे कहेंगे हाँ जी सर, वो बच्चे कहेंगे हाँ, हाँ सर, हाँ। लेकिन मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों और टुकड़ियां, जिनका भी जवाब हाँ में है, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। आप कहोगे इसका सही आंसर क्या है? नहीं। इसका सही आंसर क्या है? नहीं। ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसी बात को डिफाइन करने के लिए, इसी बात को क्वालिफाई कराने के लिए, इसी बात को मजबूती दिलाने के लिए यहां पे हमने ये बात लिखी थी कि जिसके कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, और एक को केवल एक ही गुणनखंड है मेरे दोस्त। इसलिए के जैसे देखो, जैसे मैंने एक कहा, तो एक के तो केवल एक ही गुणनखंड है, एक से ही गुना होता है, एक से ही कटता है। लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए मेरे दोस्त? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए कि मैंने ये बात लिखा था, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए मेरे भाई? 2 होने चाहिए, 2। यहां तो एक ही है, एक के एक ही गुणनखंड है, इसलिए कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। बाकी आप देख लो, 2 देख लो, 2 में क्या है? 1 है और 2 है। 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। मैंने कहा जी 7, 2 ही है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो वो भी नहीं होगा, तो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है मेरे दोस्त। ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है। यहीं पे मैं एक और चीजें ऐड कर देना चाह रहा हूं, ताकि ये आपको एक यहां तक आपको समझ में आ जाए। फिर हम बात करेंगे, दशमलव का प्रसारण करेंगे, दशमलव का विस्तारण करेंगे कि दशमलव कैसे लगाते हैं और कितने तरह के दशमलव होते हैं, कौन कौन से शांत, अशांत, आवृत्ति, अनावृत्ति क्या है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी इसका एक छोटा सा हिस्सा और सुन लीजिए और जोड़ देते हैं। अब आप एक इसके बारे में समझ लीजिए, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेरे दोस्त को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए, जिनके बीच कुछ भी है ना, कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब समझते हैं, यानी एक जैसा ना हो। एक जैसा, कॉमन का मतलब एक जैसा, कुछ भी कॉमन ना हो और जिसका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक, मसप महत्तम समावर्त है ना, एक हो, ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर यानी कि सअभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है मेरे दोस्त, एग्जाम्पल में अब आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा 2 और 9 ले लेते हैं। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 9।
तो कुछ भी कॉमन नहीं, इससे 2 का फैक्टर अलग आएगा, 9 का फैक्टर अलग आएगा। तो ये क्या है, एक को प्राइम नंबर है, यानी ये अभाज्य सअभाज्य संख्या है। ये सब क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। मैंने कहा 13, 19 को प्राइम नंबर है, यानी जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, कुछ भी। जैसे मैंने कहा 17, 21, 17, 21। अब 21 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 17 और 21 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए कि ये सब भी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ये बात आज आपको मैंने समझा दिया। अब आगे की क्लास में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे, पहले दशमलव की बातों को बात करेंगे कि दशमलव कितने तरीके का होता है, और फिर बात करेंगे सम विषम, और फिर करेंगे हम इस पे सवाल। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार हमने रिकैप करा लेते हैं। एक बार आप फिर से हाथ पे देख लीजिएगा, सारे बच्चे चलेंगे, देखिएगा। यहां से आपका सफर शुरू हुआ था हमारे साथ, ठीक है जी। तो चलिए एक बार मैं आपको फास्ट रिव्यू देता हूं। तो ये है हमारा परीक्षा समर, जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में कहा था। और जितने भी बच्चे, लगता है मेरा बाल खराब हो गया क्या भाई, हैं? बाल बिगड़ना नहीं चाहिए भाई, थोड़ा स्मार्टनेस तो बना होना चाहिए ना, है कि नहीं। चलेंगे भाई साहब, हमने कहा जी ये है हमारा परीक्षा समर का लोगो, और इसी से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारा खुद का एप्लीकेशन भी है। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अतिशीघ्र, अभी के अभी, यथाशीघ्र आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें। इसके साथ आप क्या करें कि हमारे इसी नाम से, परीक्षा समर के नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं और वहां से आप परीक्षा समर लिख के आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और वहां पे आपको मिलते हैं आकर्षक तोहफे, आकर्षक उपहार। मतलब अभी आप इस पे जब आप कोर्स परचेज करने का सोचेंगे, आपको फ्री जैसा लगेगा। मतलब एकदम न्यूनतम फी पे, एकदम कम से कम पैसे में, निम्न शुल्क पर आपको काफी क्वालिटी एजुकेशन, काफी गुणवत्ता आपको मिलेगी देखने के लिए एक एक क्लास में, है ना। तो आप अगर एक्सपर्ट टीचर से अगर आप क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, आज ही हमारे एप्लीकेशन परीक्षा समर को डाउनलोड करें और वहां से अपना मनपसंदा कोर्स को चयन करें और काफी निम्न शुल्क में आप उसे ग्रहण करें। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा, आज का हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या कितने तरह की होती है हमने बात किया, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमें पढ़नी नहीं थी, हमने पढ़ा रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर में सबसे पहले बात हुई प्राकृतिक संख्या की, नेचुरल नंबर की, फिर मैंने इसके एग्जाम्पल और उदाहरण, उसकी परिभाषा बताया, फिर पूर्ण संख्या की बात चली, फिर हम लोग चले पूर्णांक पे। पूर्णांक में बताया कि कितने तरह के पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और जीरो क्या है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से उठता है, जीरो कैसा पूर्णांक है, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, या फिर उदासीन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब हाईलाइट पॉइंट है। नेचुरल नंबर के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, जब दो प्राकृतिक संख्याओं को योगफल करते हैं उसका क्या परिणाम होता है, जब दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाते हैं तो उसका क्या परिणाम आता है। इसी तरह से हमने नेचुरल नंबर करके बाद उसके मैंने होल नंबर बताया आपको, इसके क्या परिणाम होंगे योगफल करने पे और घटाने पे। फिर मैंने समझाया भिन्न क्या होती है, और फिर मैंने बताया कि भिन्न को हम क्यों कहते हैं परिमेय संख्या। तो मैंने ये भी बात बताया। अब इस दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या भिन्न और परिमेय संख्या दोनों एक ही है, एक जैसे लगते हैं बट एक है नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि भिन्न हमेशा धनात्मक होती है, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा ये बेसिक डिफरेंस है। और फिर मैंने कहा कि भिन्न को पूरा अच्छे से फिर बाद में डिटेल किया। फिर मैंने कहा परिमेय संख्या क्या है, इसके भी बताया। फिर मैंने आपसे अपरिमेय संख्या की बात की, ये क्या होता है जिसका हम पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते पूर्ण रूपेण, उसे हम अपरिमेय संख्या। फिर मैंने भाज्य संख्या की बात की कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या बनेगी। मैंने कहा कि जिसके एक को छोड़ के दो या दो से अधिक फैक्टर बनते हैं वो सभी संख्या क्या आते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। फिर मैंने अभाज्य की बात की, प्राइम नंबर की बात की, और फिर मैंने इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपको सिखाया जिसके कारण एक प्राइम नंबर नहीं बन पाता है, क्योंकि एक अपने से भी कटता है और एक स्वयं खुद एक से भी कटती है, लेकिन फिर भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके अंत में मैंने उदाहरण में जोड़ा था कि जिसके कम से कम और अधिक से अधिक दो गुणनखंड होने चाहिए। तो एक के पास एक ही गुणनखंड है, इस वजह से एक चाहकर भी
सारी बातों को पूरा करते हुए भी ये एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या नहीं बन पाई। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। इस पे और भी चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई। फिर मैंने अभाज्य संख्या की बात की कि जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी एक जैसा ना हो, तो वो संख्या क्या आती है? को प्राइम नंबर कहलाती है। फिर मैंने आपको इसकी बात बताई। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त। तो सारी बातें हो गई, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे दोस्त एक बात जो मैंने कहा आपको, इस पर जरा जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी 5 सितंबर तक जबरदस्त धमाका ऑफर चल रहा है परीक्षा समर के एप्लीकेशन पे। अगर अभी भी आपने बैच परचेज नहीं किया है तो आप बाद में कहीं आपको अफसोस ना करना पड़े, क्योंकि सीमित समय के लिए है और सीमित संख्या में लोगों के लिए है। तो आज ही जाइए परीक्षा समर को डाउनलोड कीजिए और वहां से अपने मनपसंद कोर्स को काफी निम्न शुल्क पे आज ही परचेज कीजिए। तो चलिए, सफर यहीं तक आज का रहेगा। आज के सफर को यहीं पे खत्म करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआ में भाई को याद रखिए। लव यू टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।